हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है पॉश एक्ट। तो आप इस फोटो को देख करके समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इसका जुड़ाव किससे संबंधित है। इस फोटो से आप समझ पा रहे होंगे जो अभी रेसलर्स के साथ जो अभी घटना हो रही है, जो उनके साथ बीत रहा है, उससे रिलेटेड हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर बात करेंगे और फिर उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि पॉश एक्ट है क्या, क्योंकि पॉश एक्ट कितना कारगर है, कितना वो हमारे भारत में आप कह सकते हैं निर्भया जैसा जो कांड हुआ है उसके बाद पॉश एक्ट है जो वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। उससे पहले उसको हम विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते थे और उसके बाद जब से वो आया है तब से वो हमेशा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हो, अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग आप देखते हैं कि सेमिनार्स वगैरह कराए जाते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल नेचर में देखा जाए तो कितना कारगर है, क्या है और है क्या चीज़, क्या क्या प्रावधान है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो जानना है वो ये है कि पॉश एक्ट के जितने भी प्रावधान हैं कि अगर यहाँ से कभी इसमें आपका प्री में या फिर आपका मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे चूके ना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं और बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो आज हम क्योंकि पॉश के एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका पहले बैकग्राउंड बताऊं आपको, बैकग्राउंड कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। इसका बैकग्राउंड आप समझिए पहले कि क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि रेसलर्स के साथ बड़ी स्थिति हो रही। जनवरी के माह से ये चल रहा है। जनवरी के महीने में ये चीज़ सामने आई थी कि कुछ विनेश फोगाट के पास कुछ कॉल्स आए फीमेल मेंबर्स के जो कि रेसलिंग से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने एक शिकायत की कि उस समय के जो रेसलिंग फेडरेशन के हेड थे या अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष जिनका नाम था बृजभूषण शरण सिंह। ठीक है, बृजभूषण शरण सिंह। तो बृजभूषण शरण सिंह जो थे उनके खिलाफ उन्होंने ये आवाज उठाई कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। अब देखिए, क्योंकि ये कौन है, ये है रेसलर्स, है ना, पहलवान। आप कह सकते हैं ये है कौन, ये रेसलर्स हैं। तो एक तरह से इनके साथ अगर कोई घटना इस तरह की हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो वर्क प्लेस की घटना कहलाएगी, क्योंकि इनके लिए तो कार्यस्थल वही है। ठीक है, तो कार्यस्थल। अब जैसे ही कार्यस्थल शब्द आ गया तो वैसे ही दिमाग में क्या आएगा, अगर कोई भी कंप्लेन करता है ना, किसी को भी कहीं दिक्कत हो रही है तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो आएगी क्या, पॉश, है ना, पॉश। तो क्योंकि जैसे ही ये कॉल्स वगैरह आने शुरू हुए तो एक नहीं, दो नहीं, फिर कई सारे कॉल्स लगातार आने शुरू हो गए और फिर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस तरीके के बहुत सारे मामले सामने आए कि जिसमें कि ये कहा गया कि नहीं, ये इस तरह की जो पॉश एक्ट से संबंधित जो प्रावधान है वो इनके ऊपर लागू हो सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह कौन है? बेसिकली वैसे तो ये उस वक्त फेडरेशन के हेड थे, अध्यक्ष थे रेसलिंग फेडरेशन के, लेकिन वैसे ये एमपी भी थे। ठीक है, एमपी किस इलाके से हैं तो उत्तर प्रदेश में गोंडा करके एक जगह है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक गोंडा करके जगह है। ठीक है, वहां से ये एमपी है, सांसद है और इनका अच्छा खासा पकड़ या अच्छी खासा दबदबा वहां पर माना जाता है। कहा जाता है कि इनको पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी को इनकी जरूरत है। कहा जाता है कि ये किसी भी पार्टी से खड़े हों उससे फर्क नहीं पड़ता, लोग इनके नाम पर वोट देते हैं और फाइनली यही जीतते हैं। तो आप क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको एक चीज जो दिमाग में आ रही होगी कि सर ये किसी ना किसी टॉपिक से लिंक कर रहा है। तो ये किस टॉपिक से लिंक कर रहा है? ये लिंक कर रहा है आपका क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। अगर आपने जीएस पेपर 2 में आपका गवर्नेंस वाला पोर्शन पढ़ा होगा तो एक टॉपिक वहां पर आता है क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, है ना, आपका जो राजनीति है उसमें अपराधीकरण, राजनीति में अपराधीकरण। तो उस टॉपिक के साथ भी आप इसको छेड़छाड़ या आप इसको कह सकते हैं कि इसको डायरेक्ट कनेक्शन इसके मिल रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये चीज पाई गई है कि हमारी पॉलिटिक्स में, राजनीति में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है। या तो वो खुद जुड़े हैं या तो वो किसी ऐसे के साथ संबंधित हैं या ऐसे संपर्क में हैं जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो खैर वो एक अलग टॉपिक हुआ, लेकिन क्योंकि इसी के साथ जुड़ा है तो मैंने आपको ध्यान दिला दिया है कि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं पॉश एक्ट।
ठीक है। तो क्योंकि कार्यस्थल पे होने वाली किसी भी तरह की छेड़छाड़ से संबंधित क्या है, पॉश एक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्योंकि पॉश इससे जुड़ा हुआ है तो हम आज इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि ये है क्या, पॉश एक्ट क्या है। तो आप जैसे इसकी फुल फॉर्म को ही देख रहे हैं, पॉश एक्ट, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपसे बात की वो था इस घटना का बैकग्राउंड, है ना, क्यों हम पॉश एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड मैंने अब आपको बताया। लेकिन पॉश एक्ट को समझने के लिए आपको इसका भी एक बैकग्राउंड है, वो भी समझना होगा। इसका बैकग्राउंड समझने के लिए एक शब्द है विशाखा निर्देश या विशाखा गाइडलाइंस के नाम से आप जानते हैं। विशाखा गाइडलाइंस या निर्देश क्या है? विशाखा गाइडलाइंस आज अच्छे से ठीक से समझेंगे पॉश अधिनियम, ताकि इससे बाहर अगर यहां से कोई भी इस अधिनियम से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आराम से हैंडल कर लें। देखिए, विशाखा निर्देश को समझने के लिए एक कहानी है जो कि भंवरी देवी से संबंधित है। राजस्थान की यह कहानी है, 1992 की घटना है ये। और 1992 में जो भंवरी देवी है, ठीक है, भंवरी देवी ये राजस्थान वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करती थी और ये एक बेसिकली समाज सेविका है, समाज सेविका, ठीक है, समाज सेविका थी और ये राजस्थान के वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करती थी। उस समय या अभी भी है वहां पर जो आपकी बाल विवाह की घटनाएं वहां पर अभी भी सामने आती हैं। उस समय ये सारी इस तरह की जो घटनाएं थी वो बहुत ज्यादा चरम पर थी। तो क्योंकि ये जिस क्षेत्र में काम कर रही थी, जिस क्षेत्र में सक्रिय थी, उस क्षेत्र में इनको खबर लगी कि बाल विवाह जैसी घटना है जो वो हो रही है, तो ये फटाफट वहां पर गई और उसको उन्होंने रुकवाया, जो कि इनका काम है, ठीक है। इन्होंने उसको रुकवाया और जब इन्होंने उसको रुकवाया तो उससे वहां के जो परिवारजन थे वो काफी नाराज हो गए, क्योंकि बिरादरी में नाक कटने जैसा था ये कुछ। और क्योंकि ये बिरादरी में नाक कटने जैसा था तो वो लोग नाराज हुए और उनकी जो नाराजगी है वो किसको भुगतनी पड़ी? वो इनको भुगतनी पड़ी, भंवरी देवी को। क्योंकि उस वक्त बाल विवाह तो उन्होंने रोक दिया, एक दिन के लिए रोक दिया, हालांकि वो बाल विवाह बाद में हो ही गया, ठीक है, लेकिन उनके गुस्से का सामना इनको करना पड़ा और इनका गैंग रेप होता है। गैंग रेप, आप समझिए मामला। ये अपना काम कर रही हैं, जो इनका काम है, ठीक है, लेकिन पर्सनली इनके साथ कुछ दुश्मनी निकाली गई और फिर उसके बाद खामियाजा इनको गैंग रेप से झेलना पड़ा, ठीक। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद ये गई आपके कोर्ट जाती हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो आपका जिला स्तर का जो न्यायालय है, वहां पर ये मामला जाता है, लेकिन इनको कुछ खास राहत वहां से मिलती नहीं है। तो यहां से कुछ खास न राहत मिलने पर ये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और हाईकोर्ट का जब दरवाजा खटखटाती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर भी बहुत देर हो रही है, बहुत डिले हो रहा है ना। तो इनको कुछ खास राहत वहां से भी नहीं मिलती। तो जब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो पूरे देश की जो भी महिलाएं हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो किसी ना किसी संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं और जो महिला उत्थान पे अपना काम करती हैं, वो महिलाएं क्या करती हैं कि एक संगठन बनाती हैं, जिस संगठन का नाम रखा जाता है विशाखा। अब ये विशाखा क्या करता है, ये संगठन सुप्रीम कोर्ट में PIL डालता है और ये PIL जब डालता है तो ये अपनी एक मांग भी रखता है कि महिलाओं के साथ, क्योंकि महिलाओं को अलग अलग जगहों पर जाकर के अगर काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको जाना पड़ता है, तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण जो भी इनके साथ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ क्या एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, निर्देश होने चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने चाहिए, ठीक है। तो ये निर्देश की डिमांड ये करती हैं और फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट है जो ये विशाखा निर्देश जारी करती है, ठीक है। विशाखा निर्देश, इसी के भरोसे देश चल रहा था अभी तक, लंबे समय तक। और ये बात है कब की? 1997 की। 1997 में ये विशाखा गाइडलाइंस आती हैं और फिर उसके बाद 2013 में जाकर के जब आपका निर्भया केस होता है, 2013 में निर्भया वाला, ठीक है, निर्भया केस जब हुआ उसके बाद सरकार को लगता है कि नहीं, इसको प्रॉपर एक
नियमों के तहत या अधिनियम बना करके इसको रूल्स में लाना होगा, तब जा करके ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, पूरा फुल फॉर्म में आप देखेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है ना, इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो इस एक्ट के तहत जो भी चीजें हैं वो किससे जुड़ी है, कार्यस्थल पे होने वाली जो घटनाएं हैं उससे जुड़ी हैं, ठीक है, कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाएं, ये सब इसके तहत आती हैं। अब ओवरऑल अगर मैं इसके एम की बात करूं तो मेनली इसका एम क्या है, तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, इतना तो समझ में आ ही रहा है आपको, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका एम है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि कुछ उसके मूल अधिकार हैं जिनका उल्लंघन होता है, तो वो कौन कौन से हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आपका आर्टिकल 14, आपका आर्टिकल 15, आपका आर्टिकल 19 और आपका आर्टिकल 21, इनका उल्लंघन डायरेक्ट फॉर्म में देखने को मिलता है। 14-15 का कैसे, क्योंकि यहाँ पर असमानता हो रही है। कैसे, एक पुरुष है जो आसानी से वहां पर काम कर रहा है, लेकिन एक जो महिला आती है वो काम करने आती है तो उसको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ये एक असमान बिहेवियर हुआ है ना। तो यहाँ पर आप 14 और 15 का उल्लंघन देख सकते हैं। 19 में लिखा हुआ है कि आप किसी भी जगह जा करके आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन महिला है जो उसको 50 बार सोचना पड़ता है कि क्या वो उस जगह पर जाएगी, है ना, जाना आना, तो इसलिए ये वाला भी इसके भी अगेंस्ट जाएगा। उसके बाद अगर उसके मन में डर बैठ गया है कि यार मुझे काम करने जाना है और फिर वहां पर वो मिलेगा वो दिखेगा, और उसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स अगर उसके दिमाग में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी राइट टू लाइफ का भी उल्लंघन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ का हनन हो रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप कह सकते हैं हाँ फंडामेंटल राइट्स का हनन इनका डायरेक्ट फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। अब आप समझिए पॉश एक्ट के बारे में। अगर हम पॉश की बात करते हैं तो आप सबसे पहले अगर हम कुछ प्रावधान की बात करें इसके, तो विशेषताएं आप लिख लीजिए, विशेषता, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं पॉश की, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये पूरे देश में लागू है, पूरे देश में लागू, पूरे देश में लागू होगा, एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि पूरे देश में लागू होने के साथ साथ महिला किसी भी एज की हो सकती है। महिला है जो, है ना, महिला को ना लिख करके यहां पर लिखना चाहिए पीड़ित महिला, पीड़ित महिला, क्योंकि इसमें पीड़ित महिला के बारे में बताया गया। तो पीड़ित महिला है जो, वो एक तो किसी भी एज की हो सकती है, किसी भी उम्र की, ठीक है, किसी भी उम्र की हो सकती है। दूसरी बात, वो महिला वहां काम करती हो या ना करती हो, वो स्थल जिस जगह पे ऐसी घटना हुई है वो अगर कार्यस्थल है, ठीक है, महिला वहां काम करती हो या ना करती हो, ठीक है, काम करती हो या न करती हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो एक कार्यस्थल होना चाहिए, वर्क प्लेस है अगर, तो भी ये इसमें काउंट होगा, पॉश के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा ये सिर्फ सरकारी के लिए नहीं है, आपको याद रखना है, ये प्राइवेट हो या सरकारी हो दोनों में ही काम करेगा, ठीक है। पॉश एक्ट है जो दोनों में काम करेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन है वो पीड़ित महिला, चाहे वो सरकारी स्थल हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, कोई वहां काम करती हो या सिर्फ वहां पर आई है, वहां बैठी है, वो एक वर्क प्लेस है और उसके साथ कुछ ऐसी छेड़छाड़, किस तरह की छेड़छाड़ वो मैं अभी आपको बताऊंगा और क्लियर हो जाएंगी चीजें। और उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है ना, उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो छोटी है, बड़ी है, बूढ़ी है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है पीड़ित महिला के बारे में। इसके अलावा मेनली ये जो किस चीज से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं जो दो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है
वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट, है ना, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये अगर आपको पता चल जाए कि सर यहाँ पर ये वर्क प्लेस क्या है और ये सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, तो आधी से ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि वर्क प्लेस क्या है, ठीक है। तो जैसे ही हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो देखिए, वर्क प्लेस में एक तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी कार्यस्थल, ऑफिस तो हो ही सकता है, ये तो नॉर्मल सी चीज है ना, ऑफिस तो हो गई होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मान लीजिए कि कोई ऐसी महिला है जो आपके यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प के लिए आई है, ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प के लिए आई है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है, तो मतलब कि घरों में काम करने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, या आप यूं कह लें कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी इसमें जोड़ा गया है, इसमें शामिल किया गया है, घरों में काम करने वाली महिला, ठीक है। उसके लिए तो वो वर्क प्लेस हो गया ना, जहां पर वो काम करने आई है, ठीक है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। कोई एनजीओ हो, उसमें ऐसी हरकत होती है, प्राइवेट नहीं है, सरकारी नहीं है, एनजीओ है तो भी है ना, हॉस्पिटल है वो भी इसमें शामिल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, एनजीओ भी शामिल है, हॉस्पिटल भी शामिल, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां पर ये हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ छेड़छाड़ होती है तो वो इसमें शामिल है। इवन मान लीजिए कि कोई महिला है जो किसी काम से वो ऑफिस के काम से वो सिर्फ विजिट कर रही है, जा रही है और ट्रेन से जा रही है, और मान लीजिए कि ट्रेन में उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, तो वो भी इसमें शामिल की गई है, ठीक है, वो भी शामिल किया गया है कि उसके लिए वो कार्यस्थल ही है जब वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। इतनी सारी चीजें वर्क प्लेस के अंतर्गत काउंट होंगी, ठीक है। थोड़ा सा सेक्सुअल हरासमेंट इस शब्द पर, यौन उत्पीड़न इस शब्द को भी समझ लेते हैं कि क्या है इसका मतलब। देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट या यौन उत्पीड़न, इसका मतलब एक तो हो गया फिजिकल कांटेक्ट, सीधा सीधा, है ना, फिजिकल शारीरिक कांटेक्ट, अगर शारीरिक कांटेक्ट कोई करता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरी चीज यहां पर यह है कि मान लीजिए कि किसी से रिक्वेस्ट की जाती है या डिमांड की जाती है किसी भी तरह के सेक्सुअल फेवर की, है ना, डिमांड की जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है ना, या उस पर दबाव डाला जाता है ना, कोई भी ऐसा दबाव कि अगर ऐसा नहीं करेंगी तो आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई दबाव डाला जाता है, कोई रिक्वेस्ट या डिमांड की जाती है, किसकी, सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जाती है, सेक्सुअल फेवर की, तो वो इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि वो मना कर देती है और मना करने के बाद फिर उसके साथ क्या होता है कि बार बार उसको किसी ना किसी बहाने, मान लीजिए उसके सीनियर ने किसी महिला से सेक्सुअल फेवर की डिमांड की, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस सब चीजों में, और उसने इग्नोर करके वो यहां से चली गई। अब उसने उसको टारगेट कर लिया और किसी भी काम से रिलेटेड काम में उसको बार बार टोक रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, जानबूझ के पॉइंट आउट कर रहे हैं ताकि उसको नीचा दिखा सके और उस पर दबाव बनाया जा सके, और अगर उस पर दबाव बनाया जा सकेगा तो वो इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है, अगर उसने पहले ऐसी कोई हरकत की है तो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी भद्दी टिप्पणी करना, ठीक है, कोई भी भद्दी टिप्पणी है जो अगर वो की जा रही है, मान लीजिए कि आप दो लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और बगल से कोई महिला जा रही है और जानबूझ करके ऐसी कोई टिप्पणी कर दी जो बस वो सुन ले, है ना, वो जानबूझ के की गई, तो वो भी पॉश एक्ट के तहत आएगा, वो चाहे तो इस पर पॉश एक्ट कर सकती है, ठीक है, आपको पॉश एक्ट के तहत वो मतलब कंप्लेन दायर कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि पोर्नोग्राफी शो करना, कोई पोर्नोग्राफी है जो वो दिखाना, जानबूझ करके इस तरह की कोई हरकत करना जिससे कि किसी महिला को पोर्नोग्राफी, उसको असहज फील करवाना, मतलब आप ये मान लीजिए अनकंफर्टेबल फील करवाना, ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के या पॉश एक्ट के दायरे में शामिल है, ठीक है। या कोई भी ऐसा आचरण जिससे कि महिला असहज हो रही है ना, कोई भी ऐसा आचरण जो कि सेक्सुअल नेचर का है, सेक्सुअल नेचर का है और उससे महिला अगर असहज हो रही है तो वो भी पॉश एक्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब आपने ये दोनों चीजें समझ ली कि भाई कार्यस्थल क्या है,
और ये सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। तो अब चीजें क्या, अब क्या होगा अगला स्टेप, अब तो ये पता चल गया ऐसा होगा, अब आगे क्या है। तो सरकार ने कहा है कि ऐसे संस्थान जहां पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, 10 से ज्यादा, अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो उनको क्या है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठन करना पड़ेगा, आईसीसी का गठन करना पड़ेगा। क्या, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना पड़ेगा, जिसमें कि क्या होंगे, 4 लोग होंगे। ठीक है, 4 लोग होंगे और 4 में से जो 2 हैं वो महिलाएं होंगी, ये कंपलसरी है। ठीक है, महिलाएं होंगी 4 में से 2, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, चारों की चारों भी महिलाएं हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 तो महिलाएं होनी ही चाहिए। समझ गए। इसके अलावा ये 4 कौन है, इसमें से एक है जो वो प्रेसिडेंट होगी इस कमेटी की, है ना, अध्यक्ष होगी, प्रेसिडेंट होगी इस कमेटी की, जो कि महिला होनी चाहिए। ये कंपलसरी हो गया, तो एक तो ये महिला हो गई। ठीक है, एक महिला होनी चाहिए। इसके अलावा 2 लोग ऐसे होंगे जो कानून की समझ रखते हो। ठीक है, जिनको कानून की समझ हो। अब जरूरी नहीं है कि उस हर ऑफिस में ऐसे लोग हों, तो या तो उनको कानून की समझ हो और या ऐसे हो कि वो महिला सशक्तिकरण पर भरोसा करते हो। ठीक है, महिला जो आपका विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण है जो, उस पर भरोसा करते हो, ऐसे लोग होने चाहिए। इसके अलावा जो चौथा आदमी है, वो चौथा जो इंसान है वो कौन होगा, जो चौथा है वो होगा आपका, किसी भी आप एनजीओ से ले सकते हैं या किसी भी ऐसे संस्थान से जो कि महिला उत्थान पर अपना काम कर रहे हैं, उससे किसी को भी बुला सकते हैं। ठीक, तो ये 4 लोग हो गए। फिर से रिपीट करता हूं, एक प्रेसिडेंट जो कि महिला होगी, 2 ऐसे लोग जो कानून की या तो जानकारी रखते हो या फिर महिला सशक्तिकरण को फेवर करते हो, और एक आपका जो एनजीओ है, ये लोग इसके अंतर्गत होने चाहिए। ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब ये कमेटी हो गई आपकी किसी भी हर एक ऑफिस में जहां पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉई है। अब आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले हैं, जो घर में काम करने वाली है ना, कोई उसके साथ अगर कुछ होता है तो क्या होगा, है ना, अगर कोई घर में काम करने वाली आई तो उसके साथ हो रहा है तो ऐसा क्या होगा। तो उसके लिए किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए, किसी भी असंगठित क्षेत्र के लिए अगर ऐसा होता है तो उसके लिए एक लोकल कमेटी के गठन की बात कही गई है। लोकल कमेटी, लोकल समिति। ठीक है, लोकल कमेटी की बात की, जो कि जिला स्तर पर होगी, जिला स्तर पर। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर मान लीजिए कहीं गांव में कुछ घटना हुई, अब वो जिले में जाएगी ही नहीं, है ना, छोड़ेगी कि चलो जाने देते हैं। तो उसके लिए भी तालुका स्तर पर, वार्ड लेवल पर, है ना, वार्ड लेवल हो गया या आपका तहसील लेवल हो गया। ठीक है, इस पर क्या होगा, एक नोडल ऑफिसर होगा, नोडल ऑफिसर। और ये नोडल ऑफिसर के पास आप जाकर के शिकायत कर सकते हो। अगर उसको ठीक लगेगा तो फिर वो आगे आपकी कंप्लेन है जो वो आगे कहां ले जा सकता है, जिला स्तर वाले पे, जो लोकल कमेटी है इसके पास भेज सकता है। मतलब 2 चीजें मैंने बताई आपको कि 2 चीजें होंगी, एक आपकी आईसीसी और एक आपकी लोकल कमेटी। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जो इस पर पूरा जो है वो इस पर काम करेंगी। ठीक है, अब इसके अलावा कि मान लीजिए कि कंप्लेन है, कितने समय के अंतर्गत कोई कर सकता है, तो कंप्लेन के लिए जो समय सीमा है वो है 3 माह की। ठीक है, 3 माह की समय सीमा है, मतलब 3 मंथ्स के अंतर्गत कोई भी जो है वो कंप्लेन कर सकती है। अगर मान लीजिए कि इन केस कुछ ऐसा है कि वो दबाव में थी, उसको कहा गया कि अगर ऐसा कुछ कंप्लेन किया तो नौकरी से निकाल देंगे, या कुछ भी धमकी वमकी दी जिससे वो डर गई थी, लेकिन बाद में उसको लगा कि नहीं मुझे तो कंप्लेन करनी है, और वो रिक्वेस्ट करती है ना, रिक्वेस्ट करती है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि उसकी कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी, उसकी कंप्लेन इनके पास जाएगी। किसके पास, इन दोनों में से जिस भी नेचर की कंप्लेन है उसके पास वो जा सकती है। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए कि अब फिर उसके बाद ये अपना काम करेंगी, और फिर अगर मामला ऐसा है कि वो कोई ऐसी कंप्लेन है जिस पर वो कहती है कि ठीक है मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने, ठीक है, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने, आप एक काम करो हमारा समझौता करवा दो। ठीक है, समझौता करवा दो। अगर महिला ऐसा कहती है तो समझौता करवाया जा सकता है। ठीक है, समझौता करवाया जा सकता है, ये अलाउड है। लेकिन समझौते में ऐसा नहीं है कि आपको पैसे का लेन देन होगा, कुछ नहीं, पैसा उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, समझौते का मतलब है कि मान लीजिए कोई छोटी सी कंप्लेन थी, वो आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए एक डेकोरम है, ऑफिस का एक डेकोरम होता है, एक डिसिप्लिन होता है जो कि मेंटेन करना बहुत कंपलसरी है।
है ना, करना ही पड़ेगा उसका। कोई आप कुछ भी कह लो कि सर हम तो बात कर रहे थे, उसके बारे में कर ही नहीं रहे थे, तो फिर ऐसा अगर दो लोग ऐसे बात करते हैं तो हो सकता है? नहीं, बिल्कुल होगा। अगर ऐसा है, लेकिन महिला के ऊपर है, मान लीजिए कि उसको लगा कि नहीं ये लोग आपस में गलत बात कर रहे हैं और उसको सुना के बात कर रहे हैं, उसने कंप्लेन कर दी और बाद में उसको लगा कि नहीं मतलब ठीक है, इस बात को हम इग्नोर कर सकते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। तो अगर वो ऐसा कहती है कि यहाँ पर ठीक है, आप उनको बोल दीजिए कि वो सॉरी कह दें, और सॉरी कह दें तो भी काम बन जाएगा। तो हाँ, ऐसा करवाया जा सकता है, कोर्ट कचहरी तक वो बात नहीं पहुंचेगी। अगर लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ नहीं होता और फिर उसके बाद आईसीसी ये पाता है या फिर लोकल कमेटी ये पाती है कि मामला है जो वो संगीन है और ऐसा सच में हुआ है, यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजें हैं जो वो सच में हुई हैं किसी वर्क प्लेस पे, तो फिर आगे 7 दिन के भीतर आपको क्या करना होगा? पुलिस कंप्लेन, ठीक है, पुलिस कंप्लेन है जो वो करनी होगी, पुलिस कंप्लेन है जो वो करनी होगी, ये कंपलसरी है, ठीक है। और फिर उसके अलावा अगर मान लीजिए ऐसा भी होता है कि कई बार झूठी कंप्लेन आ जाती, तो अगर झूठी है कंप्लेन, ठीक है, झूठी कंप्लेन है, तो उस केस में महिला के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, महिला के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये पूरी चीजें आपको पॉश अधिनियम से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। अब कैसा भी क्वेश्चन आए अगर पॉश के एक्ट से रिलेटेड, जो कि आने के चांसेस रखता है इस बार, तो आपको पता होना चाहिए। इससे अलावा मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूं रिगार्डिंग हमारे P2I बैच। P2I बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए 28 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे। सुबह 8 बजे से अगर आप डेली सुबह पढ़ने वाले बच्चों में से हैं तो ये आपके लिए बेस्ट बैच हो सकता है। और हर एक चीज की सुविधा इसमें है। फाउंडेशन इसमें कराया जाएगा, प्री की तैयारी कराई जाएगी, अलग से मेंस की तैयारी कराई जाएगी, आवासीय कार्यक्रम यहाँ बुला करके आपको तैयारी कराई जाएगी, हर एक चीज इसमें शामिल है। फीस 24,999 है, उसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, देखिए 25 और 26 के लिए तो ये वाला है, 24 की अगर आप इसी साल अगर पेपर देने वाले हैं तो उस केस में आपको सक्सेस इन प्री यानी कि हमारा क्रैश कोर्स है ये ज्वाइन करना है, और ये 23 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 7,499 इसकी फीस है। ओम लाइव कोड आपको इसमें लगाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस कोड पर ही ये फीस आपकी एप्लीकेबल है, वरना आपको ज्यादा पेमेंट करना होगा। इस क्रैश कोर्स पे आपको वीडियोस के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से आपको पूरा रिवाइज कराया जाएगा। दूसरा, टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है, 100 से ज्यादा आपके टेस्ट हैं जो वो इसमें शामिल हैं, और उसके अलावा उन टेस्ट का भी वीडियो एनालिसिस वीडियो है जो वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज om.narayan@studyiq.com पे मेल कीजिए, या फिर ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, इसको आप स्कैन करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।